सभी को ट्रेनिंग के दूसरे दिन मेरा नमस्कार। और आज का जो टॉपिक है वो मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड। ये तो अथाह सागर है माइक्रोस्कोपी, और इवन दूसरे सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन भी है इसमें। और मैं आपको एक बात का वायदा आपसे पहले ही कर देता हूँ कि ये इस लेक्चर के बाद माइक्रोस्कोपी के बारे में आपका नज़रिया बदल जाएगा और आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। रेगुलरली का मतलब ये है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन भी करते हैं, तो वो भी रेगुलर की श्रेणी में। कितने लोग हैं ज़रा बताएं मुझे। बस ये एक फ्रैंकली स्पीकिंग है, और आपकी इसमें आपका नहीं आ रहा हाथ, इसमें मेरा ही आएगा झुक जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए हमें। और वास्तव में जो स्थिति मैं अभी देख रहा हूँ वो स्थिति मैंने देखी है कई बार। और एक एक तरीके से अब मैं आप लोगों के बराबर का हूँ। कहीं भी मान लीजिए आप मेरे यहाँ प्रैक्टिकल लेने आए और आप ऐसे माइक्रोस्कोप उठाएं और वो माइक्रोस्कोप टूट के नीचे गिर जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। लगभग हर जगह यही स्थिति है कि हमारे पास जो भी माइक्रोस्कोप्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, ख़ासतौर से इस लेवल पर। एक तरीके से मानिए कि ये हाईएस्ट लेवल है टूल्स का। इस पर आगे रिसर्च में जाएं तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये यहाँ पर हाईएस्ट टूल है, तो ये आपका अच्छा होना चाहिए। और मेरे यहाँ मैं कई वीडियोस मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ, और बिल्कुल बच्चों को ये छूट है कि आपको किसी भी चीज़ का माइक्रोस्कोपिक आपको एनालिसिस करना हो तो आप लेके आइए। अगर आपके घर में अचार पड़ा है और उस पर फंगस लग गई है तो वो लेके आइए और यहाँ लगा करके देखिए। मेरे से परमिशन ज़रूर लीजिए। और आप देखेंगे लैब को भी बच्चे मेंटेन करते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह सब साफ़ करते हैं। मैंने भी लैब में क्या किया था, ये जैसे माइक्रोस्कोप्स अपने किट के साथ आ रहे हैं, इनको निकालने का प्रयास किया, और जब देखा तो जब हम उसको एडजस्ट करते हैं तो उसी वक्त कुछ न कुछ उसका टूट जाता है, ऐसा देखने में आता है। तो वो अप टू मार्क है नहीं। तो अगर किसी के पास पुराने माइक्रोस्कोप्स पड़े हैं जिन पे ये लेंसेज मेटेलिक हैं, ये लेंसेज मेटेलिक हैं, अभी हम जब पढ़ेंगे ना तो सारी कहानी आपको पूरी समझ में आएगी। ये लेंसेज जिसके मेटेलिक है वो उसको तैयार कर लीजिए, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। वो सोना है आपके पास। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बोले ये तो बहुत पुराना हो गया, उसको राइट ऑफ कर देंगे। उसको राइट ऑफ मत करिएगा, उसको आप ऐसे उठाएंगे तो ये आपको वजन से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम की चीज़ है। तो मैंने लगभग 5 या 6 माइक्रोस्कोप ऐसे निकाले थे जो पुराने पड़े थे हमारे, लेकिन उनको सबको मैंने सर्विसिंग करके और ओके कर लिया। हम लोग रेगुलरली उन्हीं माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप्स के बारे में कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज भी है जो हमें होना चाहिए, और इसके प्रत्येक पार्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल खुल के डिस्कस करेंगे कि किस पार्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इस पे बनाया है। मैंने थोड़ा इसको कन्फाइन कर दिया है टॉपिक को कि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोपी, क्योंकि यही माइक्रोस्कोप हमारे काम में आता है। बाकी इसके अलावा स्टीरियो माइक्रोस्कोप, रिसर्च माइक्रोस्कोप, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमें इसी को डिस्कस करना है मेनली। इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तो इस पे जनरल डिस्कशन ऑलमोस्ट ये हो ही गया है। सेकंड जो है, माइक्रोस्कोप का आर्किटेक्चर कैसा है। तीसरा, टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, किस किस प्रकार के माइक्रोस्कोप्स उपलब्ध हैं। चौथा जो है वो थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए जो इसकी स्ट्रक्चर हमें स्टडी करनी चाहिए वो देखेंगे।
कुछ यूज़फुल टर्म्स हमारे सामने आएंगी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एक ये एब्रेशंस हैं जिसमें जो इमेज क्लियर नहीं बनती है। जब उन चीज़ों का आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होगा तो आप यू विल बी एबल टू गेट ए क्लियर इमेज। बाकी थोड़ा सा रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन के बारे में भी है। तो सबसे पहले जनरल डिस्कशन में अगर आप माइक्रोस्कोप्स को देखोगे तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। यहाँ पे ये थोड़ा सा बताया हुआ है 1865 में, ये 1600 में, ये कुछ माइक्रोस्कोप्स के टाइप्स आपके सामने। थोड़ा आगे आ जाए, आप पीछे मैडम, आप लोग यहाँ आ जाए, कंफर्टेबल रहेंगे। यहाँ दो है मैडम, वही बच्चे वाले की बात होगी। चलो ठीक है जी, ठीक है। नहीं चलो, उत्थे भी बैठा नहीं। वो जैसे ना वो कुछ खास तौर के कमांडो तैयार किए जाते हैं ना, वही वैसे ही एमटी तैयार किया जाता है जो बिना हवा और गर्मी में और वो कर सकता है। तो मैं मैं कल थोड़ा लिटरेचर देख रहा था इसका, तो मुझे देख करके और ये पढ़ करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ल्यूवेनहुक साहब ने जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था उसमें ऑलमोस्ट, मतलब आप भी देखते हो जब माइक्रोस्कोप में ऐसे देखते हैं तो यूं लगता है कि आईज को इसके अंदर घुसा ही देना है। तो उनकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी इस मामले के अंदर। ऑलमोस्ट उनकी आंखें लेंस के अंदर ही घुस जाती थी। ये मान के चलिए वो कुछ बड़ा लिक्विड फिल करके कुछ इस तरीके की चीज़ें थी उस टाइम वो करते थे। ये तो खैर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुए वो चीज़ें रिमूव होती गई और एक अच्छा माइक्रोस्कोप जो प्रेजेंट माइक्रोस्कोप है वो आपके सामने आता गया। अभी जो माइक्रोस्कोप्स हमारे सामने हैं और जो लैब्स में हैं वो लगभग इस टाइप के माइक्रोस्कोप्स हैं। थोड़ा सा एक चेंज आपको मिल सकता है कि शायद ये वाला पार्ट ना मिले इसमें। अभी देखते हैं। सबसे पहले आप जानते ही हैं जो लेंस है, आईपीस जिसको आप बोलते हैं, और ये इसकी बॉडी ट्यूब है, ये आर्म है, जनरल आर्किटेक्चर है, ये स्टेज है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये थोड़ा मैकेनिकल स्टेज है। मैकेनिकल का मतलब इसको आप हाथ से आपको स्लाइड हिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ये जो है ना यहाँ पे ये कंडेंसर है। कंडेंसर हमारे यहाँ जितने भी माइक्रोस्कोप्स हैं और जो सस्ते माइक्रोस्कोप्स आते हैं जो 1500-1600 से लेकर के लगभग 3000 की रेंज में आ जाते हैं, उन माइक्रोस्कोप्स में मैंने ये देखा है कि कंडेंसर होता ही नहीं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आगे हम इसको देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें मैं डेली क्या करता हूँ, क्लास के अंदर माइक्रोस्कोप है तो बच्चों को ऐसे बोलता हूँ जैसे नाम लेकर के कि भाई इसका आईपीस निकाल के लाना, ताकि उसको ये ज्ञान रहे। ये भी एक एक्सरसाइज है। या ऑब्जेक्टिव के लिए बोल दिया, नोज पीस के लिए बोल दिया, तो बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल हो क्या रहा है, ख़ास तौर से शायद हम लोग ही ऐसे हो गए हैं या मतलब हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी हो गई हैं। बच्चे बोले नहीं हमें डॉक्टर बनाना है, हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है ये कि हम अच्छे डॉक्टर बनाएं, हमारी ड्यूटी है ये। और वो बच्चे जिन्होंने 11वीं 12वीं में माइक्रोस्कोप को टच तक नहीं किया वो सीधे मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, ठीक है, क्या इलाज करेंगे। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें थोड़ा सा समझाएं। मैं बच्चों को यही कहता हूं, आपको कोचिंग करनी है आप ज़रूर जाइए। शायद हम उस लेवल का नहीं पढ़ाते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, लेकिन आपका जो बेस हम बनाते हैं वो नहीं बना सकते। और इसी बात पे आप जो कुछ अच्छे बच्चे होते हैं उनके माँ बाप को आप कन्विंस भी कर सकते हैं। आप ये भी कहते हो सकता है 1 साल की देरी हो जाए सिलेक्शन में, लेकिन डॉक्टर अच्छा बने, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वहाँ जाके मान लो फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी है, एनाटॉमी के बाद
उनकी हिस्टोलॉजी लगी, जब वो स्लाइड्स बनाएगा तो माइक्रोस्कोप को इधर पकड़ के देखा, बोले यहाँ से देखूँ कि किधर से देखूँ, तब समस्या आएगी, क्योंकि 10वीं तक हमारे इतना डिटेल में है नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा बच्चों को इस तरीके से बताएं कि माइक्रोस्कोप के इन पार्ट्स का ज्ञान उनको अच्छे तरीके से। और माइक्रोस्कोप्स यूज़ कराने के लिए मैंने देखा है, व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि बच्चों को अगर माइक्रोस्कोपी हम सिखाएं तो मात्र उनको लाइट एडजस्टमेंट और फोकसिंग सिखाते सिखाते लगभग 1 हफ्ता लगता ही है। वो प्रैक्टिस से ही आता है। आप वहाँ होंगे, उधर बैठे होंगे, आप बता देंगे कि माइक्रोस्कोप पे लाइट का जो है वो सही रिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब इधर ऑब्जेक्टिव लेंस पे थोड़ा आपको चमकता हुआ दिखेगा तो दूर से आपको अंदाजा हो जाएगा, बोले बच्चे ने लाइट सही एडजस्ट कर रखी है। लेकिन वो अंदाजे बच्चों को आते थोड़ा समय लगता है, तो वो ज़रूर सिखाएं थोड़ा सा। कई बार बच्चे ये पूछते हैं, बोले सर हमें इस माइक्रोस्कोप के पास होते हुए भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको दूर से पता चल रहा है कि तूने लेंस, ये जो मिरर है वो सही एडजस्ट नहीं कर रखा है। तो ये बताएं, ये जनरल पार्ट्स हैं। बाकी जैसे कुछ माइक्रोस्कोप्स थोड़ा मॉडिफिकेशन है, ये तो सिंपलेस्ट है। जैसे इसमें है ये इतना यूनिट अलग है, तो यहाँ बैरल होता तो ऑलमोस्ट ऐसा होता। अगर आप ऐसा माइक्रोस्कोप परचेज करते हैं कभी तो इस यूनिट को बिल्कुल मत छेड़िएगा। मैं जो सर्विसिंग बताता हूँ उसमें आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इसको छेड़ना नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका जो एडजस्टमेंट बिगड़ गया तो फिर आपसे सेट नहीं होगा, वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और बाइनोकुलर में एक जो मैंने देखा है कि मान लीजिए आप दिखा रहे हैं, टिश्यूज़ दिखा रहे हैं बच्चों को, और एक दिन आपको अगर माइक्रोस्कोप पे 2 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा, तो 2 घंटे बाद अगर आपके पास ऐसा वाला माइक्रोस्कोप होगा ना, तो आप झुंझलाने लगेंगे, स्ट्रेन आता है, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये जैसे 40 प्लस हो जाएंगे तो नज़दीक की चश्मा भी लग गई, और इस पे बड़ा गुस्सा है, बोले ये चश्मा उतारो, ऐसे देखो चश्मा बीच में आ जाती है। तो इन बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे, इसके भी क्या उपाय हैं। अगर बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप लेते हैं तो आप रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए मैंने बाइनोकुलर परचेज किया कि मेरा दिन में लगभग 30-40 मिनट तो औसत इसके ऊपर जाता ही जाता है माइक्रोस्कोप। तो इसलिए मैं बाइनोकुलर को ज़्यादा बेटर मानता हूँ। अब ये कुछ माइक्रोस्कोप्स के जो टाइप्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं जो मार्केट के अंदर आजकल, ये तो सभी को पता ही है। बाकी ये एक तरीके से इसी के दोनों मॉडिफाइड रूप हैं। इसमें क्या है, प्रिज्म लगे होते हैं, बस उनका जो एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है तो फिर दोनों आईज़ का आता नहीं। अच्छा, कई लोगों का ऐसा होता है लेफ्ट आई ज़्यादा कमज़ोर है, राइट आई सही है, वो देखेंगे तो विज़न सेट नहीं होगा, दोनों में एक से धुंधला दिखेगा, एक से बोले क्या है, इससे अच्छा तो वो एक ही ठीक था। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट का भी इन्होंने दिया हुआ है सुविधा। आप पहले एक आई पे एडजस्ट कीजिए, फिर दूसरे को यहाँ से इसको एडजस्ट कीजिए, और फिर आप इसे यूज़ करिए, कोई चक्कर नहीं है। चाहे आपकी दूसरी आँख कितनी कमज़ोर हो, दोनों से बराबर दिखेगा। ये है। इसके अलावा कुछ और हैं, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप्स हैं, जैसे उसमें ये लेंस वाली जो असेंबली है वो नीचे लगी होती है। कई बार जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम टिश्यू कल्चर में या ड्रॉप पे हम कल्चर कर रहे हैं, इन्वर्टेड ड्रॉप में, तो उसके लिए वो माइक्रोस्कोप्स होते हैं। तो ये इसमें आगे बहुत सारे जो माइक्रोस्कोप्स हैं इनके अंदर रूपांतरण है। अब इसमें ये भी फैसिलिटी है, जैसे ये है बाइनोकुलर है, एक और आता है इसका ऐड जिसे ट्राइनोकुलर बोलते हैं, यहाँ एक और होता है, उस पर आपका कैमरा लग जाता है अलग से। तो आप इसे यूज़ कर रहे हैं, साथ में आप कैमरा की सहायता से मान लो बच्चों को दिखा रहे हैं, तो आपका बहुत आसान हो जाता है काम। अब ये इसके बारे में देखेंगे, ये आपने शायद पहले ऐसा महसूस नहीं किया होगा। जो हमारी फिजिक्स की बुक में इसका एक डायग्राम होता है ऑप्टिक्स में, उससे कुछ अलग है। ये मैंने अलग लेने की कोशिश की है डायग्राम। वो कितने टाइप की इमेजेस बनती है, कैसे बनती है, वो हम देखेंगे। ये केवल बैरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और वो आई पीस है। देखिए जो फर्स्ट इमेज है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस से फर्स्ट इमेज, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज फर्स्ट यहाँ बनती है बैरल के अंदर, और इसके बाद
ये जो सेकंड इमेज है, जो ओक्यूलर है, यहाँ जो लेंस होता है या आईपीस है, उसके अंदर सबसे आगे एक लेंस लगा होता है, यानी ओक्यूलर के पहले वाले लेंस और हमारे जो आंख के पास जो लेंस होता है, उन दोनों के बीच बनती है। और जो I3 है, I3 बनता है इस लेंस से जस्ट ऊपर। उसको आप महसूस कर पाएंगे। कभी भी आप लेना, कोई जैसे बटर पेपर आता है ना, उस तरीके का आप ले करके आप अगर ऐसे एडजस्ट करके देखेंगे तो आपको उसमें वो इमेज दिखेगी छोटी सी, जिसको हम रैम्सडन्स डिस्क बोलते हैं। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जो सस्ते माइक्रोस्कोप्स आते हैं उनमें रैम्सडन्स डिस्क जो है वो बिल्कुल लेंस के पास बनेगी। तो ऐसे में क्या है, जब आप माइक्रोस्कोप को देखते हो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो जो रैम्सडन्स डिस्क है वो हमारे कॉर्निया के जस्ट अंदर बननी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा और रैम्सडन्स डिस्क जो है इससे नज़दीक बन रही है, तो आपको तो ऑलमोस्ट अपनी आंखें लेंस के अंदर ही घुसेड़ देनी है। ये सस्ते माइक्रोस्कोप्स की प्रॉब्लम है। जो माइक्रोस्कोप्स महंगे आएंगे उसमें रैम्सडन्स डिस्क का जो है वो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए वो डिस्टेंस इतना हो तो हम स्पेक्स के साथ भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर पाएँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपसे 20-30 हज़ार रुपये लगते हैं और अपना पर्सनल माइक्रोस्कोप ले सको तो ले लीजिए, हमेशा काम आएगा। उसमें क्या है, बार बार स्पेक्स उतारने का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि वो डिस्क जो है वो आपकी लेंस को पार करते हुए कॉर्निया तक पहुंच जाएगी, तो आप इजीली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया? क्या आपने ये पहले अनुभव किया हुआ था ये चीज़, रैम्सडन्स डिस्क वाली? हमारी बायोलॉजी में जो एमएससी होती है, चाहे बॉटनी में कर लीजिए चाहे जूलॉजी में कर लीजिए, इसमें मुझे सबसे ख़राब बात ये लगती है कि माइक्रोस्कोपी पे कोई सिंगल चैप्टर भी नहीं है। वो सीधे हमें पढ़ाएंगे, ये देख लो ये टिश्यू दिखता है, अरे हम कैसे देख रहे हैं उसको थोड़ा क्लियर तो कर दो। ये चीज़ें आती हैं थोड़ा बहुत एमफिल में, और आजकल थोड़ा शायद पीएचडी के रिसर्च वर्क में भी इंक्लूड इसको कर दिया होगा, लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं बताया हुआ है जो बुक्स आती हैं। तो ये थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप की इस तरीके से। हम जो फिजिक्स के लिहाज से जो देखते हैं उसमें ऐसा बनाते हैं इमेज, फिर उल्टी बनती है, वो थोड़ा सा हमारे लिए एक बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं महसूस होता है। ये आप बच्चों को भी समझाएंगे तो भी ठीक है, बाकी बच्चों को इतना डिटेल में बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन आपको तो कम से कम पता होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हम यूजफुल टर्म्स हमारे सामने आएगी। रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन है, न्यूमेरिकल अपर्चर है, रैम्सडन्स डिस्क है, वर्किंग डिस्टेंस है। ये कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसा भी आपको पता है कि लेंस नॉर्मली उसके जो रिफ्रैक्शन के कारण ही काम करता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। रिफ्रैक्शन क्या है कि अगर मान लीजिए प्रिज्म है और प्रिज्म से कोई लाइट बीम जो है उसके अंदर से पास होती है तो वो बेंड हो जाती है, तो दैट इज रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। और अगर हम बात करें डिस्पर्शन की, तो अगर हम सातों कलर देखें लाइट के, जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, तो उनके मुड़ने की डिग्रीज अलग अलग होती हैं, तो वो क्या है, डिस्पर्शन है। अब ये दोनों ही चीज़ जो है हमारी माइक्रोस्कोपी के अंदर ये एसेंशियल एविल है, ये ज़रूरी भी है, इसके बिना तो लेंस काम ही नहीं करेगा। लेकिन इसके कारण होता क्या है, इमेजेस में थोड़ा सा डिस्टोर्शन आता है, जब हमें इमेजेस साफ नहीं दिखती। वो डिस्टोर्शन किस तरीके के आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन क्लियर है, माइक्रोस्कोपी में इतना ही है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। अच्छा, आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेंसेज के ऊपर कुछ फिगर्स लिखे होते हैं, आपने कभी गौर किया है? आपने मेरे ख्याल से 10x, 40x, 45x या 60x, 100x
ऐसा गौर किया होगा। उसके अलावा भी कुछ फिगर्स होते हैं, क्या आपने उनके बारे में कभी जानकारी लेने का प्रयास किया है? किसी को जानकारी आप में से? चलिए, मुझे भी नहीं थी, तो लेकिन थोड़ा इच्छा थी कि मैं इसके बारे में जानूं, वो भी डिस्कस करेंगे इस पे। मैंने अब देखिए थोड़ा सा आता है अब्रेशन के बारे में। अब्रेशन क्या है? जो डिस्टोर्शन पैदा होता है, इमेजेस जो क्लियर नहीं आती है, उसका थोड़ा सा मैं फिजिक्स के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है, लेंस से ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनी, ठीक है। तो जो इमेजेस यहाँ से बैंड होके इधर आएगी वो यहीं पे और ये यहीं पे, इस वजह से ये इमेज थोड़ी ऐसे बनेगी। यही कारण है कि जब हम कुछ थोड़े बिलो स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें सेंटर में तो क्लियर दिखता है, लेकिन कॉर्नर्स पे वो धुंधला हो जाता है। हालांकि फ्रंट व्यू इमेज का यही रहेगा, और इस वजह से कई बार, अच्छा आपने भी देखी होगी, एक मैं आपको बताता हूँ, जो आप कई बार फोटोग्राफी करते हैं इससे मोबाइल से, तो जो साइड में खड़ा होता है उसकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, उसका चेहरा खींच करके साइड में चला जाता है, आंख अजीब सी हो जाएगी, होठ अजीब से हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है ना। वो ऐसा इस कारण है, इसलिए जब भी फ़ोटो खिंचवाओ बीच में खड़े हो ना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इनके जो है ना, अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? भाई लेंस है, वो तो एक इस तरीके की स्ट्रक्चर है, तो ये तो उसके लिए एसेंशियल एविल है, उसका गुण ही है, आएगा ही, लेकिन फिर भी कुछ सुधार के प्रयास किए जा सकते हैं। तो सुधारने के लिए जो है कि या तो इस तरीके के मेनिस्कस लेंसेज यूज़ किए जाएं, इसमें थोड़ा ये इफेक्ट कम आता है, या फिर आइरिस डायफ्राम काम में लिया जाए तो थोड़ा कम होता है। अब आपको थोड़ा सा कंडेंसर की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, ये वाला पार्ट जो है इसमें आइरिस होता है, इसको भी देखेंगे अलग से। या फिर लेंस ही ऐसा इस्तेमाल किया जाए, यानी इसके बीच का हिस्सा इतना काट लिया जाए तो ऐसा बन जाए, कुछ इस तरीके के हैं। और अगर आप माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस खोल करके देखेंगे तो वहाँ पे लगभग इस तरीके के लेंसेज ही आपको मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस सारे माइक्रोस्कोप में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। बस ऑब्जेक्टिव लेंस जिस माइक्रोस्कोप के अच्छे हैं उसमें आप कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव लेंस सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली जो इमेज हमें मिलती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की मिलती है, बाकी ये आईपीस और ये तो उसको थोड़ा सा एनहेंस करते हैं, थोड़ा बड़ा करके सेकेंडरी इमेज बनाते हैं। तो फर्स्ट इमेज जो बनती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से ही बनती है। तो इसीलिए जब भी माइक्रोस्कोप परचेज करिए आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस पे ज़रूर ध्यान दें। हमारे पास जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो कैसे हैं, आपको मैं खोल करके दिखाऊंगा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो उस लेंस को आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा और आपका मूड खराब हो जाएगा, लेकिन आप अच्छा माइक्रोस्कोप परचेज करने के लिए थोड़े इंड्यूस भी होंगे। तो ये तो है स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं, थोड़ा स्फेरिकल डिस्टोर्शन आ जाता है इमेज के अंदर। दूसरा देखिए क्रोमेटिक एब्रेशन आता है। लेंस है, लेंस तो जो रे आएगी उसको बेंड करेगा ही करेगा, लेकिन हमने पढ़ा है कि डिस्पर्सन में कुछ रेज कम बेंड होती हैं, कुछ ज़्यादा बेंड होती है। तो अंदर से जैसे कलरफुल रेज आएंगी तो आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि कई बार रेड कलर की सी इमेज दिखती है, कई बार यूँ दिखती है, कई बार ये क्लियर दिखता है। वो ये है, ब्लू कलर कम बेंड हो रहा है, रेड कलर ज़्यादा बेंड हो रहा है, तो उस वजह से आपको क्या है, इमेजेस थोड़ी ब्लर दिखती है। इसका जो इलाज है माइक्रोस्कोप्स में वो डबलेट यूज़ करते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आईपीस के अंदर। यही कारण है कि इसमें क्यों ना एक बड़ा सा लेंस लगा देते, क्या ज़रूरत थी 3 लेंसेज लगाने की। इसमें डबलेट और ट्रिपलेट यूज़ करने का जो मकसद है वो यही है कि इसका जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, जो हमें धुंधलापन दिखाई देता है, उसको हम दूर कर पाएँ। तो हमने एब्रेशन देखे 2 टाइप के, स्फेरिकल एब्रेशन, ये किस कारण है, रिफ्रैक्शन के कारण है।
दूसरा हमने देखा क्रोमेटिक एब्रेशन, ये किस कारण है? ये डिस्पर्सन के कारण। क्लियर है? हाँ, जैसे अब हाँ, वो जो क्या है क्रोमेटिक, हमने अलग अलग कलर को हम डील करते हैं तो वो बैंड अलग अलग होती हैं। अगर सारी एक ही तरीके से, मान लीजिए अब एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर ब्लू कलर की लाइट होकर के बैंड होकर यहाँ पे फोकस कर रही है और रेड कलर की लाइट बैंड होकर के यहाँ पे फोकस कर रही है, तो एक क्लियर इमेज हमें नहीं मिलेगी। उसके लिए ये थोड़ा इलाज है। अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन के बारे में। तो माइक्रोस्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो यही है कि उसका रिजोल्यूशन जो है वो सही होना चाहिए। और रिजोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भी कोई भी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो वो कैपेबिलिटी जिसमें वो दो मतलब पास पास सिचुएटेड पॉइंट्स को वो दूर दिखा सके। हमारे माइक्रोस्कोप का ये कतई उद्देश्य नहीं है कि हम उसको बड़ा दिखाई दें। ऐसा होता तो हम प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। तो हमें क्या है, रिजोल्यूशन हाई चाहिए। अच्छा, रिजोल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा माइक्रोस्कोपी में हेल्प करेंगे। ये मैंने नीचे दो फॉर्मूले रखे हैं। आर को रिजोल्यूशन माना है, एन ए न्यूमेरिकल अपर्चर है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। ये तो हम परिचित हैं। अगर न्यूमेरिकल अपर्चर का मैं इसमें फॉर्मूला देना भूल गया, न्यूमेरिकल अपर्चर विल बी इक्वल टू आई साइन थीटा। वो मैं बता दूंगा इसमें, या तो आगे आ जाएगा एक पॉइंट, उसमें डायग्राम बना हुआ उसी में ले लूँगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आई तो क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साइन थीटा जिस पे वो बेंड करता है, ठीक है। तो इससे न्यूमेरिकल अपर्चर आएगा। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमारे ये जो लेंसेज हैं इनके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। अब उन पे हम थोड़ा बात करते हैं, हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। इस पे 4 तरीके के डेटा हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 10x लिखा है, ओब्लिक के अंदर 0.25 लिखा है, नीचे 160 लिखा है, फिर ओब्लिक करके 0.17 लिखा है। इनका मैं मतलब आपको बताता हूँ। चलिए आगे ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के फिगर्स आपको दिखेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। ये ऐसे पड़ा है उल्टा, तो जो 10x है वो तो इसको 10 गुना बड़ा दिखाई रहा है, ये तो आप जानते हैं। इसके बाद ओब्लिक करके 0.25 है ना, वो इसके न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू है, और 0.17 है, ये थिकनेस चाहिए कवर स्लिप की mm में 0.17। यानी आप देखिए 1 mm का लगभग कौन सा हिस्सा हो गया। अगर आप इसको 2 भी मान लेते हैं, 17 की बजाय 20 मान लेते हैं, तो भी मान लीजिए कि 1 mm का 5वां हिस्सा हो गया, ठीक है। तो अब आप गौर करिए, क्या आपके पास जो कवर स्लिप्स अवेलेबल हैं क्या वो इतनी पतली हैं? देखो जरा, उनकी मोटाई तो mm में मिलती है हमारे यहाँ, और ये 0.17 की बात कर रहे हैं। तो एक कारण ये भी होता है कि स्लाइड में आपको साफ नहीं दिखाई। ये जो वैल्यूज इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे दी हुई है ना, ये ऑप्टिमम वैल्यूज हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट ए क्लियर इमेज, आपको अच्छी इमेज आपको मिलेगी। तो अच्छा, अब जो 160 है, ये इसका मैं बता देता हूँ। 160 ये बैरल का बताते हैं डिस्टेंस, 160 mm, ठीक है, लगभग 16 सेंटीमीटर हो गया ना, ठीक है। तो ये इसके लिए। अच्छा, अब जो रिजोल्यूशन की थोड़ी सी इन टर्म्स बात कर लें, कोई भी हम रेफरेंस तो लेते ही हैं।
तो अगर हम बात करें कि भाई 1 इंच के अंदर अगर हम रिजोल्यूशन को काउंट करना चाहें तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है 2.54 इंटू में न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन लेमडा। लेमडा की बात भी अभी हम करेंगे। इसमें लेमडा को mm में लेना है। अब आपको एक बात समझ में आई, रिजोल्यूशन है, न्यूमेरिकल अपर्चर की तो हमें वैल्यू क्या चाहिए? अच्छा रिजोल्यूशन लेने के लिए न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू हमें कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा चाहिएगी। और लैम्डा की वैल्यू वो कम चाहिएगी। यही कारण है कि आप ब्लू लाइट का इस्तेमाल करते हुए अगर माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर इमेजेस मिलेंगी। लेकिन ये चीज़ें बुक्स में भी लिखी हुई हैं, लेकिन मेरा एक इसमें आपको पर्सनल राय है, क्योंकि ब्लू लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो इसलिए फोटोग्राफी जब करें तो आप ब्लू लाइट का इस्तेमाल करें। आप फोटो ले लें इससे और ब्लू लाइट का यूज़ करते हुए और यहाँ पे दिखाएं, बहुत क्लियर दिखेगी। क्योंकि ब्लू लाइट के अंदर लैम्डा का वैल्यू कम हो गया ना। अगर आप रेड लाइट का यूज़ करेंगे तो फिर लैम्डा का वैल्यू बढ़ जाएगा, रिजोल्यूशन घट जाएगा। ये एक जस्ट सिंपल सी चीज़ है। आपको आया समझ में? ये यही कारण है कि ज़्यादातर जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो यहाँ पे एक छोटा सा एक फिल्टर देती हैं और उसमें ना हल्का सा ब्लू टिंट होता है। ये अब रिजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तीनों जो हमारे लेंसेज हैं 10x, 40x और 100x, तीनों के बारे में बात करें। अब इसमें देखिए, वैसे अगर हम डिटेल में जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो बहुत गहरी ऑप्टिक्स हो जाएगी। हम उतनी डिटेल में ना जा करके केवल इतने पोर्शन के साथ डील करेंगे जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो। पहला जो वैल्यू बताया हुआ है ये एक छोटे कम पावर के लेंस के लिए, फिर ज़्यादा पावर के लिए और सबसे ज़्यादा पावर के लिए। अब न्यूमेरिकल अपर्चर की जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में है। आपके जो लेंसेज है ना 10x और 40x, उनकी वैल्यू जो है वो 0.25 या 0.26 ऐसी वैल्यू मिलेगी जो पॉइंट्स में लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो कम है। बात ये, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम 100x के अंदर क्लियर क्यों नहीं देख पाते हैं? उसे क्लियर देखने के लिए हमें या तो इमर्शन ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम क्या करेंगे, यहाँ स्लाइड एडजस्ट करेंगे और स्लाइड के ऊपर एक इमर्शन ऑयल या सीडारवुड ऑयल की आप ड्रॉप डालेंगे और वो ड्रॉप डाल करके आप ऑलमोस्ट उसे टच कर देते हैं उसको, तब आपको क्लियर इमेज दिखती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, देखिए ज़रा, इमर्शन ऑयल वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1.3 है। तो इट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दी मीडियम, जो मीडियम हम बीच में यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ अगर एयर आ गई तो एयर की तो 1 के आसपास ही होगी। अब हम अगर इमर्शन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ग्लास का 1.5 है, इमर्शन ऑयल का या सीडारवुड ऑयल का जो है वो लगभग 1.5 होता है। इसीलिए हम यहाँ पे ये ऑयल इस्तेमाल करते हैं। क्लियर आपको? तो ये भी कई जगह ज़रूरी होता है। मान लीजिए आप बच्चों को अगर आप बता रहे हैं, थिकनिंग्स दिखा रहे हैं जाइलम के अंदर, तो थिकनिंग देखेंगे तो अगर आप 100x से थिकनिंग एक बार देखेंगे तो आपका दूसरे लेंस से देखने का मन ही नहीं करेगा। एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप सीडारवुड ऑयल लेंगे तो वो शायद 10 ml जो आएगा 4,500 रुपये का सीडारवुड ऑयल, ठीक है। लेकिन उसका एक बहुत ही सस्ता अल्टरनेटिव है, आप अगर लिक्विड पैराफिन ले लेंगे वो 10 रुपये की बोतल आएगी। तो इतना इसके अंदर डिफरेंस है।
आपकी वजह से हमारी शीट डिले हो गई। देखो कहाँ लगी है। 25 भी घूम रहे हो तुम देखो। अटेंडेंस आपको डेली 2 लगनी है, एक ऊपर लगनी है, एक उसी के नीचे लगनी है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, अटेंडेंस ये ऊपर जाती है डायरेक्ट रेट पे। ठीक है। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन में एक इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे, प्लीज़ आप कंसंट्रेट करें। वो आपको मजाक के मूड में देख के और मैं मजाक के मूड में आ गया तो फिर ये भूल जाएंगे सारे, ठीक है? क्योंकि अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, मुश्किल से तो कंसंट्रेशन बनाया है, तो आप प्लीज़ हेल्प करें इसमें। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो पार्ट लगा हुआ है, देखिए ये तो स्टेज है, स्टेज के ऊपर स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर कनाडा बाल्सम लगा हुआ है, कवर स्लिप वगैरह सारा कुछ है, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज के पार्ट्स हैं। ये जो पार्ट है ये है कंडेंसर। यहाँ आपको इम्पोर्टेंस नज़र है। एक्चुअल में कंडेंसर का क्या यूज़ है? हम जब भी यहाँ फोकस करते हैं तो कौन फोकस करते हैं लाइट का? उस कोन की अगर हम न्यूमेरिकल अपर्चर लेंस के ऊपर जो दिखाया हुआ है ऑलमोस्ट उसके बराबर फोकस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको बहुत क्लियर इमेज दिखती है। चाहे आप आइरिस का इस्तेमाल करें, चाहे आप कोन को अप डाउन करें, या आप जो भी है इसको कंडेंसर को ऊपर नीचे करें, तो अगर आप ये कोन की वैल्यू वो एडजस्ट करते हो ना जो आपकी इस पे दी हुई है, और वो जब क्लियर दिखेगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द वैल्यू गिवन ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस, तब आपको क्लियर इमेज दिखती है। तो ये रोल है कंडेंसर का। अब आपको कंडेंसर का रोल भी समझ में आ गया होगा। ये कुछ रिजोल्यूशन के हिसाब से ये 10x, 40x और 100x, ऑलमोस्ट जब भी आप देखेंगे ना ये वैल्यू ऐसे ही मिलेगी। 10 के ऊपर 0.25, इस पर भी देख लीजिएगा 0.25 है, ठीक है। 0.65 या 880 मिलेगा यहाँ पे, वहाँ पर 1.25 मिलेगा 100x के अंदर। ये कुछ ऑब्जेक्टिव लेंसेज है। अब हम कुछ मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। एक हमारे लिए जानना इतना ही पर्याप्त होगा कि मैग्नीफिकेशन में जैसे 10x यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और आप 10x यहाँ इस्तेमाल कर लें तो 10 × 10 100 आपसे 100 गुना बड़ा दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ 40 कर रहे हैं और यहाँ 10 कर रहे हैं तो 10 इंटू में जो है वो आएगा आपका 40, तो 400 गुना हो गया। और अगर आप नीचे 100x इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर 10x कर रहे हैं, तो आप 1000 गुना बड़ा देख सकते हैं। और इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि जब आप यहाँ पर 15x का लगाते हैं। मैंने ये महसूस किया है पर्सनली जितने भी प्रैक्टिकल्स किए हैं कि 15x का जो आईपीस है वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये कुछ थोड़ा बताया हुआ। एक मेरे ख्याल से पीछे एक टॉपिक छूट गया, न्यूमेरिकल अपर्चर डिस्कस हो गया। रैम्सडेंस डिस्क क्या होती है? जो इमेज आईपीस के पास बनती है वो रैम्सडेंस डिस्क है, इतना ही। इसके बाद वर्किंग डिस्टेंस। वर्किंग डिस्टेंस जो क्या है वो है आपका ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका और स्लाइड का जो कवर स्लिप है उसके बीच का डिस्टेंस, तो वो वर्किंग डिस्टेंस है। तो एक तरीके से ये यहाँ वर्किंग डिस्टेंस ही दी हुई है। 10x लगभग 1.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है तो ये क्लियर दिख जाता है, और लेकिन जब हम 40x या 45x लगाते हैं तो लगभग 3 या 4 mm की दूरी होती है। और जब हम जो है 100x या 90x लगाते हैं तो 1 या 2 mm की ही दूरी होती है, और उसको भी हमें किससे फिलअप करना होता है? इमर्सन ऑयल से। ये कुछ आई पीसेस हैं जो आपको मिलते हैं मार्केट में। देखिए यहाँ एक निशान बना हुआ है, कोई पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये बना हुआ है कि आप इसको स्पेक्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जनरली आईपीस हमारे पास होते हैं, नॉर्मली ये आते हैं 15x और 10x है। ये कुछ अगर आपका है कि अंदर से कि हम और ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ें
ये कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मेरे पास एक बुक थी ग्रे, माइक्रो टेक्निक की एक बुक थी ग्रे नाम के राइटर की, मैंने उससे ऑलमोस्ट प्रिपेयर किया है और ये सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये इतना कुछ हमने इसको थ्योरेटिकली देख लिया। कोई कन्फ्यूजन? कोई फिजिक्स तो मैं सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, बायोलॉजी में मुझे कोई दिक्कत है नहीं। कोई भी बताइए, कुछ आपका नज़रिया चेंज हुआ है माइक्रोस्कोप के प्रति? भाई हमें, अब हम क्या करते हैं जब माइक्रोस्कोप परचेज करते हैं, बोले एक माइक्रोस्कोप भेज देना, कितने का है कि 3000 का, 4000 का, लूट है। आप जब भी माइक्रोस्कोप खरीदें थोड़ा इन चीज़ों को गौर करना है। पहली चीज़, जब भी खरीदें ना, आप ये देख लें कि उसके साथ आई पीस 10x और 15x के अवेलेबल हैं। आई पीस को ऐसे भी खोल के देख लें कि आप उसको साफ़ करके साफ़ कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंसेज पे आप देख लें कि ऑब्जेक्टिव लेंसेज, पहली बात तो वो मेटेलिक होने चाहिए ताकि आप उनको खोल करके साफ़ कर सको। हमेशा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अनुभव ये कहता है, मुझे बायोलॉजी पढ़ाते हुए लगभग ये 22वां साल है। पहले खालसा कॉलेज में था, लगभग 12 साल वहाँ जो है बीएससी, एमएससी और एमफिल तक की क्लासेस में लेता था। तो मैंने अपने वहाँ जो 12 साल का स्टे था, उसमें मुझे एक बार माइक्रोस्कोप साफ़ करने की ज़रूरत पड़ी थी। आप फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि अगर रोज़ भी यूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ कितना डस्टी इन्वायरमेंट है, फिर भी आप ये मान के चलिए कि भाई 8-7 साल के अंदर एक बार ज़रूरत पड़ती है, अगर सही से आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो इसलिए। लेकिन जब ऐसा है कि अगर आपने लगाए हैं 10,000 प्लस रुपए लगाए हैं और आपकी वो 8-7 साल में चीज़ ख़राब हो जाए, कई बार क्या होता है बच्चे भी गिरा देते हैं, कोई लिक्विड गिरा दिया, वो सीपेज होकर अंदर आ गया, लेंसेज के बीच में आ गया, ऐसी स्थितियाँ अलग होती है। लेकिन जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, इनको साफ़ नहीं कर सकते। मैंने देखा है इनको खोल करके, इसके अंदर जो अंदर जैसे लेंसेज है ना, लेंसेज को एम्बोज किया हुआ है एक प्लास्टिक की रिंग में, और वो प्लास्टिक की रिंग को क्या है कि यूं सोल्ड कर दिया, चिपका दिया वहाँ पर, ये लेवल, इसको कोई खोल ना ले, कोई निकाल ना ले हीरा इसमें से। तो वो इस तरीके की चीज़ है इसके अंदर। तो ये चीज़ें कुछ आप गौर करें। अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो आप, जो मैंने आईपीएस ऐसे बताए थे जिनमें रेजिस्टेंस डिस्क थोड़ी ऊपर बनती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक आपसे विनती है कि आप माइक्रोस्कोप सप्ताह में 2-3 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे जो हमारे जो पोस्ट का जो खतरा है ना, वो एकदम से दूर हो जाएगा। मैं जब नए स्टेशन पे गया तो वहाँ मैं मैडम का शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने वहाँ पर बायोलॉजी को ज़िंदा रखा, नहीं तो मर जाती बायोलॉजी। तो वहाँ पे एक ये ट्रेंड चल रहा था, बच्चा आता है नॉन मेडिकल लेंगे जी, अच्छा अभिभावक भी आते हैं नॉन मेडिकल। अब उनको अगर मैं बायोलॉजी का कहूँ तो उनके साथ जो आया होता है ना, अभिभावक के साथ भी 2-4 आ जाते हैं, ठीक है, रायचंद साथ आ जाते हैं 2-4। तो वो कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर बनाओ, वो ज़मीन बेचनी है क्या? बस वहीं पे अपना तो बायोलॉजी क्लोज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ से कोई नकार नहीं सकता, अगर बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो वो बायोलॉजी लेगा ही लेगा, और हमें यही करना है। और उसमें ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है, मैंने अनुभव किया है व्यक्तिगत रूप से। हम लोग क्या करते हैं, आप भी ऐसा कीजिएगा, आपको ये नहीं कहना है किसी भी मैथ, भाई आपके साथ मैथ्स के लेक्चरर भी होते हैं, जाओगे बायो ले ले, बायो ले ले, क्यों? तो फिर आप में लड़ाई हो जाएगी। ऐसा ना करें, आप ये करें कि आप मैथ्स भी पढ़ें, आप बायो भी पढ़ें, बच्चों को खुला छोड़ दें। बोले 1 महीने हम दोनों क्लासेस लगाएंगे, हम मैथ्स भी लगाएंगे, बायो भी लगाएंगे। बायो में प्रैक्टिकल्स होते हैं और आप उसी टाइम से उन्हें प्रैक्टिकल कराइए। मैं आपको ये कहता हूँ, अगर 11वीं क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे एडमिशन लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली 25 लोग बायोलॉजी ले लेंगे, और ऐसे लेंगे छुड़ाने से भी नहीं छोड़ेंगे।
मेरे पास इस बार एक बच्ची आ गई जिसकी मतलब जिसने पहले प्रोविजनल एडमिशन ले लिया और बाद में उसकी सप्लीमेंट्री है कि सर बायो नहीं छोड़नी। तो ये कारण है, आप अगर थोड़ा सा इसे इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड छोड़ेंगे, कुछ नहीं, ये इसमें जब वो यूज़ करेंगे सीख जाएंगे, रोज़ाना वाटर सैंपल्स लाएंगे और जो है आपको ये ग्रीन कलर का ये दिखता है आजकल, जैसे थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाएगा उसके बाद ब्रायोफाइट्स दिखेंगे, उनकी लीव्स को देखेंगे, इसके अंदर फंगस देखेंगे, बरसात के मौसम के बाद जो वो उग जाता है एगेरिकस, वो ला करके उसके वो दिखा दीजिए आप, उसके बेसिडियोस्पोर्स दिखा दीजिए, ठीक है, पोलन ग्रेन्स दिखा दीजिए। पोलन ग्रेन पे तो कितना ही काम है, बच्चों को लगा दीजिए कि बोले अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करके लाओ, और उनकी जो मार्किंग्स आप देखेंगे इतनी शानदार दिखती है, लेकिन देख तभी पाएंगे जब आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको आप सीरियसली लें, और इस पे बेस्ड आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी आज करवाने का इरादा है। तैयार है ना आप करने के लिए? ठीक है, तो इसमें और कुछ आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए सर, मैडम आप भी। Sarà fare dei colori un microscopio, non solo guardare che mi sai di dire che वो भी बता दूंगा मैडम, कोई बात नहीं है। मैंने पहली चीज़ तो आपको ये बताई है कि अगर आपके पास मेटेलिक माइक्रोस्कोप है तो आप उसे रेडी करने का प्रयास कीजिए। इस माइक्रोस्कोप में प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आपके पास 4 माइक्रोस्कोप होंगे तो शायद 2 काम कर जाएं, शायद 2 कर जाएं। हाँ, ये थोड़ी सी इसके साथ रहती है दिक्कत। अब काश मैं भगवान होता तो मैं इसको मेटेलिक बना देता पूरा ऐसा करके। जितना मेरा है वो मैं आपको समझा दूंगा। इसमें जो दिक्कत आती है ना, वो एक तो इसको मूव करने में आती है। तो आप जो मशीन वाला ऑयल होता है ना, थोड़ा सा आप इन दोनों के बीच में डालें, हल्का सा डालें, केवल 1 बूंद ही, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो फिर वो आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेज के अंदर आ जाएगा, वो ख़राब कर देगा। तो थोड़ा ये ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे करते टाइम ये कट से बोल के टूटता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, अगर सही ढंग से मूव नहीं कर रही है ना, इसको आप पूरा निकाल लें, ऐसे करके इसको घुमाते हुए आप इसको पूरा बाहर निकाल लें। पूरा बाहर निकाल के देख लें कि यहाँ बीच में कोई कचरा तो नहीं है। इसको साफ़ करके आप वापस एडजस्ट कर दें। ये 2 चीज़ें अगर आप एडजस्ट करोगे तो सही हो जाएगी। ये चीज़ें बाकी आता है, इसमें सब कुछ है, कंडेंसर भी आता है, लेकिन काम कैसे करता है ये तो आप भी जानते हैं। अब ये है, ये तो वो डिस्क लगी हुई है इस कंडेंसर में, और अगर आप इसे खोल करके और देखेंगे, ये अंदर आइरिस है एडजस्ट करने के लिए, इसके अंदर लेंसेज भी हैं। तो ये आप थोड़ा सा जब भी माइक्रोस्कोप देखें, इनको भी थोड़ा सा देख लें, थोड़ा साफ़ कर देंगे तो मूवमेंट में थोड़ा आसानी रहेगी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ब्लू लाइट का तो आपको बताया ही था, उसको फोटोग्राफी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ब्लू लाइट को केवल फोटोग्राफी में ही आप इस्तेमाल करें, सीधे आंखों से ना देखें। दूसरा, आजकल क्या है, इल्यूमिनेटर्स आते हैं, सीधा आता है, एक एलईडी लगी होती है बीच में, उसमें 2 चार्जेबल सेल होते हैं, छोटा सा जुगाड़ बनाया हुआ होता है हमारे इंडियंस का। तो उसमें क्या है, आप यूँ लगाए तो सीधा जहाँ ये जो है ना, वो यहीं पे फिट हो जाता है, इसको अलग निकाल के इसकी जगह फिट हो जाता है। तो वो आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो आप ना यूज़ करें आपकी आंखों के लिए। आज नहीं तो 50+ होने के बाद कैटरेक्ट और ये सब चीज़ें थोड़ी जल्दी डेवलप हो जाएंगी, तो इस पे इन्वेस्ट करना, और जो हमारे मोबाइल्स हैं, इन अच्छे मोबाइल्स पे इन्वेस्ट करना, उनकी कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। अगर आप आईपीएस डिस्प्ले का मोबाइल लेते हैं, एक सिंपल एलसीडी डिस्प्ले का लेते हैं, दिन रात का फ़र्क होगा, लेकिन आपकी आंखों को ख़राब कर देगा। ऐसे ही कंप्यूटर स्क्रीन के साथ है, ऐसे ही इस लाइटिंग के साथ है। तो इनमें आप थोड़ा समझौता ना करें, क्योंकि हमारी हेल्थ से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं। तो मेरी तरफ से माइक्रोस्कोपी तो इतना ही है, शायद इस लेवल पे इतना पर्याप्त है।
इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। दूसरी जो चीज़ आ जाती है स्लाइड प्रिपरेशन है। स्लाइड में मेरे ख्याल से परमानेंट स्लाइड्स तो आप सभी लोगों ने बनाई होगी। इस बार मेरा तो इरादा ये था कि भाई टेम्परेरी स्लाइड्स तो सभी जगह बनाई जाती हैं, तो हम क्यों ना एक परमानेंट स्लाइड की एक्सरसाइज कर लें।